आपने रिसेंटली अभी देखा होगा कि बहुत सारे लॉ मेकर पार्लियामेंट के बाहर पूरी रात बैठे रहे एंड वो एक चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो है जी राम जी योजना। तो यहां पे हम इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। कहीं ना कहीं इस पूरी स्कीम को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मनरेगा में क्या था और जी राम जी में क्या है। एंड उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि एक्चुअल में क्या ये स्कीम आनी चाहिए या नहीं। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं और बात करते हैं 2005 की। देखिए 2005 में इंडिया के अंदर रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम लाई जाती है और इसको नाम दिया जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में जब एक्ट आता है तो इसमें कुछ मेजर फीचर्स रखे जाते हैं। इसमें पहला फीचर आता है कि आपको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा और आपके घर के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर। अगर आपको रोजगार नहीं दिया गया तो यहां पे हम आपको बेरोजगारी भत्ता पे करेंगे। एंड यहां पे एक बात यह भी आती है कि हर रूलर हाउस होल्ड इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड प्लस यहां पे एक फ्लैट वेज डिसाइड कर दी गई कि पर दिन यहां पे कितना खर्चा मिलेगा इन सबको। तो एक्चुअल में अगर आप इसको देखें तो ये गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का जो आप ये कह सकते हो आइडियोलॉजी है, उसको फुलफिल करती है। अब ग्राम स्वराज क्या था कि हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बने, जहां पे आपस में इंटरडिपेंडेंसी हो बट बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी ना भी हो। तो ग्राम स्वराज में विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात की थी। एंड इसी के लिए 73rd हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आए थे। अब इससे बन के आती है आपकी ग्राम पंचायत, जिसमें सभी जो आपके 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं एक्चुअल में स्कीम में कि प्लान कैसे इंप्लीमेंट करना है। मतलब यहां पे लेट्स से किसी एक गांव की बात करें, लेट्स से यहां पे रामगढ़ एक गांव है। तो रामगढ़ गांव में ठाकुर साहब लेट्स से ग्राम पंचायत के मेंबर हैं और बहुत सारे लोग और भी हैं, बसंती, मौसी और लाइक जय, वीरू एंड बाकी सब। तो ये मिलके यहां पे डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में क्या काम करना है। दूसरी बात, अगर यहां पे ऐसा लगता है कि लेट्स से गब्बर पंचायत का मेंबर था और गब्बर सारा फंड हैंडल कर रहा था, तो यहां पे अगर पंचायत ने कुछ गड़बड़ की है तो सोशल ऑडिटिंग के थ्रू उसको जांचा जा सकता था। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसमें एक्चुअल में पावर लोगों के पास थी। क्यों? क्योंकि ये मनरेगा स्कीम, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई रूरल आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है। क्यों बैकबोन है? क्योंकि लेट्स से अगर रूरल इकोनॉमी में किसी भी तरह का कोई ड्रॉट आ जाता है या आपको फ्लड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो यहां पे हाउस होल्ड डिमांड कर सकते हैं वर्क की, एंड जिससे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बनी रहेंगी। क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट परचेजिंग पावर। अगर परचेजिंग पावर डिक्लाइन करती है तो इससे जीडीपी के ऊपर असर पड़ेगा, बिकॉज आज भी मेजॉरिटी इंडियंस विलेजेस में ही रहते हैं। तो इसी वजह से यहां पे इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मनरेगा स्कीम हम लेके आए थे। अब जी राम जी और इसमें मनरेगा में क्या फर्क है? देखिए कोर इंटेंट ही बिल्कुल अलग है दोनों की। एक तरफ जब हम बात करते हैं यहां पे आपकी मनरेगा की, तो यहां पे आप मान के चले एक डिमांड बेस अप्रोच लेके आते हैं हम कि आप काम मांगिए, आपको काम देंगे, अगर काम नहीं दे पाए तो पैसा देंगे। बट जब हम बात करते हैं जी राम जी की, तो उसमें जो पूरा क्रिटिसिज्म है वो इस चीज के ऊपर बेस है, यहां पे राइट की जगह, डिमांड की जगह आपने सप्लाई ड्रिवन कर दिया है और वहां पर भी सेंटर का कंट्रोल काफी ज्यादा रहेगा। तो पहली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई यहां पे आपने राइट को हटा के डिस्क्रिशन आ गई है कि जो इंटाइटलमेंट है वो की अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी यहां पे। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि भाई डिमांड से शिफ्ट होके हम सप्लाई पे चले गए हैं, जहां पे पहले मैं जाके अगर कहता कि भाई मुझे कुछ लाइक काम दे दीजिए, तो अनस्किल्ड जो आपका वर्क है यहां पे मेरे को प्रोवाइड किया जाता और उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहां पे क्या मिलता? रोजगार मिलता और पैसा मिलता। अभी तक जो हम देख रहे थे ग्राम पंचायत के थ्रू बॉटम अप अप्रोच आपको देखने को मिल रही थी, बट अब ये टॉप डाउन अप्रोच हो गई है।
एंड इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई स्टेट्स के साथ बहुत ज्यादा कंसल्ट नहीं किया गया स्कीम के पूरी चीज को बदलने से पहले। तो कहीं पहले जहां हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बुनियाद देखने को मिलती थी, यहां पे अब डिसीजन मेकिंग में सेंटर के पास ज्यादा ऑटोनॉमी है एंड इसकी वजह से आप ये कोहेसिव फेडरलिज्म की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। दिस इज फंडामेंटल। अब यहां पे जैसा मैंने कहा कि भाई आपके जो रूरल हाउस है, हर हाउस होल्ड इसके लिए एलिजिबल है एंड ये सिटीजन को एम्पावर करता था कि भाई अगर आपको काम नहीं मिला तो आप इवन अगर सरकार पैसा नहीं देती तो कोर्ट में जाके पैसा मांग सकते हो। तो ये जस्टिसिएबल था आपका, यानी हाई कोर्ट में जाके भी दरकार लगाई जा सकती थी। बट अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आ गई है जहां पे फंडिंग 60-40 कर दी है एंड यहां पे अब कोई गारंटी नहीं है वर्क की। आपकी जो पूरी की पूरी स्कीम है वो सेंटर के एलोकेटेड फंड के ऊपर डिपेंड करेगी एंड सेंटर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ऑल्दो इसमें चीजें बहुत अच्छे से सिलेक्ट की गई हैं। जैसे अगर बात की जाए स्कीम में कहा गया है कि भाई 4-5 सेक्टर है जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म विजन जो सोशल कैपिटल गुड्स हैं उसके ऊपर फोकस किया गया, जैसे स्कूल हो गया, वाटर वर्क हो गया, क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। ऐसे कुछ एरिया 4 हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं यहां पे आप ये मान के चलें कि सेंटर फंड एलोकेट करेगा और उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये वर्क करेगा कि भाई आपको कितना पैसा मिलेगा। अब जैसा मैंने कहा कि ओरिजिनल एक्ट में आपकी ग्राम पंचायत या विलेज काउंसिल को पावर थी एंड यहां पे ये पूरा डिजाइन चेंज करके अब क्या हो गया कि सेंटर ने कैप लगा दिए कि भाई मान लो ये केरला है, ये कर्नाटका है एंड ये तमिलनाडु है, तो भाई इनको 100 करोड़ देना है, इनको 50 देना है और इनको लेट्स से 60 लिख दिया मैंने, इनको 70 देना है। तो लेट्स से ये कैप लगा सकती है यहां पे, तो सेंट्रली कैप्ड एलोकेशन रहेगी एंड स्टेट अगर उससे ज्यादा पैसा खर्च करती है तो उस केस में यहां पे स्टेट को उसका खर्च उठाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो वेजेस की कॉस्ट थी पूरी तरह से आपकी सेंटर पे करती थी, स्टेट को इसमें कोई पैसा नहीं देना होता था। अब यूनियन की तरफ से 60% आएगा और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा एंड पहले ही आपकी जो फिस्कल जो हेल्थ है स्टेट्स की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। पोस्ट जीएसटी कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जहां पे जीएसटी का रिटर्न उन्हें इतना नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था, जितना सेंटर ने उन्हें वादा किया था एंड यही वो कारण है कि जिसकी वजह से ज्यादातर आपकी स्टेट जो है वो डेट में जा चुकी हैं। अब यहां कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिस वजह से आप ये देखते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु एंड इवन केरला जैसी स्टेट इस बिल का विरोध करते हैं। अब बात आती है यहां पे 125 दिन की। देखिए 125 दिन इस स्कीम में किए गए, बहुत अच्छी बात है, बट इसको भी टेक्निकली हम समझने की कोशिश करते हैं। जब कोविड था तब उस समय पीक टाइम था जहां पे मनरेगा की डिमांड काफी हाई थी। उस पीक टाइम में भी ऑलमोस्ट 9.5% हाउस होल्ड ने ही 100 के 100 दिन काम किए। मतलब आप ये मान के चलो कि सिर्फ 100 में से 10 लोग ही थे जो यहां पे 100 के 100 दिन काम किए। बट अभी पिछले कुछ सालों में 100 में से 7 लोग ही हैं जो ऐसा काम डिमांड करते हैं। तो कहते हैं 125 दिन सिर्फ नाम के हैं, एक्चुअल में यहां पे ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाले क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट नहीं करते। अब थोड़ा इसमें हम पूरी चीजों को समझते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी जी का जब नाम इससे जुड़ा हुआ था तो ये नाम हटाना एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि भाई आप अगर कोई भी गवर्नमेंट को देखेंगे, गवर्नमेंट अपनी स्कीम लेके आती है तो उसके अपने अकॉर्डिंगली नेम करने की कोशिश करती है। बट यहां पे अगर आप देखें तो एक्चुअल में जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी उसमें फोकस था ग्राम स्वराज के ऊपर, ग्राम सभा को पावर दी गई थी। बट अब यहां पे सेंट्रलाइजेशन आपका बढ़ता जा रहा है एंड इस वजह से यहां पे आप ये मान के चले कि ये सेंट्रलाइजेशन जो पिछले कुछ सालों में हमारी यूनियन गवर्नमेंट के ट्रेंड में भी रहा है, तो ये उसका यहां पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है, मतलब उसी की छाया आपको देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो एक्चुअल में यहां पे एक प्रॉब्लम और भी आती है, मतलब ठीक है, ये बात ठीक है कि भाई आपकी सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, ये एक प्रॉब्लम है और फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाता है। बट एक बात ये भी है, इसको अगर आप ठीक से समझ सकें कि भाई मनरेगा स्कीम की बात करें तो रूरल वेजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल इसने अदा किया। जैसे लेट्स से आप देखेंगे जब एग्रीकल्चर लेबर्स हुआ करते थे यहां पर,
एग्रीकल्चर लेबर। तो पहले स्टार्टिंग में इनकी वेजेस बहुत कम हुआ करती थी, जैसे 100-200 रुपए के आसपास। बट इनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी कि भाई ठीक है, आप मेरे को कम पैसा दे रहे हो, मैं मनरेगा में काम कर लूंगा, रादर देन आपके खेत में काम करूं, वहां पे मुझे 500 रुपए मिलेगा, आप मुझे 100 रुपए ही दे रहे हो। तो इनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होने की वजह से आप ये मान के चलो इनकी इकोनॉमिक लाइफ अच्छी हुई एंड वुमेन एंड मार्जिनल कम्युनिटी को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। अब इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है वी राम जी में, यहां पर रूरल वेजेस आपकी शायद कम हो सकती है एंड इससे वर्नेबिलिटी जो लेबर क्लास की है वो इंक्रीज होगी, जिससे कहीं ना कहीं इनको इकोनॉमिक लॉस यानी जॉब वेजेस का लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, इसमें जी राम जी स्कीम में एक प्रोविजन आता है जहां पे आपको 60 दिन का पॉज की बात की जाती है, रोकने की बात की जाती है किसी स्कीम को इंप्लीमेंट करते हुए। तो आप ये देखिए कि जब ऐसा होगा, खासकर कटाई और जब बुआई हो रही है आपकी फसल की उस समय, तो यहां पे आप ये मान के चलें कि जो वेजेस है उसके ऊपर नेगेटिव असर हो सकता है, ऐसा ऑथर का यहां पे मानना है। तो ये चीज आपको यहां पे देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भैया देखो, जो सेफगार्ड यहां पर स्टैब्लिश किया गया था कि भाई सोशल ऑडिटिंग के थ्रू आप क्लैरिटी ले सकते थे कि फंड किस तरह से यूज किया गया है एंड कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक स्क्रूटनी को यहां पर हम प्रमोट करते थे। बट यहां पे एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है, ना तो ग्राम सभा का रोल बताया एंड ट्रांसपेरेंसी के किसी मैकेनिज्म को यहां पे किसी भी तरह से डिकोड नहीं किया गया। तो कहते हैं कि भाई यहां पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आने वाले समय में ब्यूरोक्रेटाइजेशन यानी ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा रोल इंक्रीज करेगा एंड इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल स्कीम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम रहेगी। कहते अब देखिए, आप अगर देखें ये बिल अपने आप में एक पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है, जहां पे आप हेल्थ केयर में देखिए जन आरोग्य योजना आई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें भी सेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिली थी। एग्रीकल्चर की वेरियस स्कीम में आपको डायरेक्ट सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी, ऐसी कई और स्कीम्स है, सेम आपको सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है। एंड कहीं ना कहीं एजुकेशन की जो न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसमें भी ये सेम चीज आपको देखने को मिलती है। कहते हैं कि भाई देखो, इंडिया के अंदर जो आपका फेडरलिज्म है, दैट इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कहीं ना कहीं हमें उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है एंड जिसमें हम यहाँ पे फोकस करें कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो हम ठीक कर सके। कहीं ना कहीं जो लीगल गारंटी यहाँ पर देने की बात हुई थी मनरेगा में, हम उसको वापस से रिस्टोर कर सके एंड कहीं ना कहीं सिटीजन ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर सके, तो ये बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज ये स्कीम बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है। अब बात की जाए तो इसमें 3-4 अच्छी चीजें मैंने बताई थी कि हैं। एक्चुअल में 125 दिन होना, जिसको ऑथर कहते हैं कि बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा एंड सोशो कैपिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, खासकर जैसे आप देखेंगे एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह बनाना या वाटर बॉडीज को रिवाइव करवाना या क्लाइमेट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका बिल्ड करना, तो ऐसी चीजों के ऊपर फोकस किया गया जो कि अलाइन करेगी। जैसे आप ग्राम पंचायत लेवल पे एक प्लान बना रहे हैं, वो फिर एक रीजन के अकॉर्डिंग प्लान बनेगा और उसको हम एक्चुअल में जो हमारा गति शक्ति योजना है उससे अलाइन करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, एक सिंक्रोनस वे में हम प्लानिंग करेंगे तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट में बेनिफिट मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे ग्राम पंचायत को और ज्यादा पावर देने की जरूरत थी एंड कहीं ना कहीं इस स्कीम में बहुत सारे, पहले वाली स्कीम में बहुत ज्यादा लूप होल्स थे, उनको एड्रेस करने की जरूरत थी रादर देन ओवर सेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे स्टेट का भी कंसर्न अपनी जगह पे ठीक है, जहां पे वो इतना पैसा अगर देंगे तो उनको कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल ऑटोनॉमी यहाँ पे मतलब होनी चाहिए थी कि वो काम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिजाइन कर सके। ये चीजें हैं जो आपको इस एक्ट के बारे में, बिल के बारे में सॉरी, जाननी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसी ही वीडियो आप और चाहते हैं मुझसे तो डू रिकमेंड मी एनी टॉपिक दैट यू वांट मी टू कवर। थैंक यू।